आज के वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी में हिस्ट्री से रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब को अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है और हमें पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो होमो इरेक्टस का जो कंकाल है वो हथनौरा से प्राप्त हुआ था। हथनौरा जो है एरिया, ये सीहोर ज़िले में स्थित है। हथनौरा ये सीहोर में स्थित है। हथनौरा सीहोर में स्थित है और इसकी खोज की थी अरुण सोनकिया ने। जो हथनौरा है उसकी जो खोज की थी अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। अरुण सोनकिया ने 1982 में हथनौरा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका जो आंसर है, इसे खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर एक पुरातत्वविद और इतिहासकार थे और इनका जो जन्म है ये नीमच ज़िले से बिलोंग करते। ये नीमच ज़िले के निवासी थे और इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी 1957-58 में। 1957 और 1958 के बीच इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की? तो इन्होंने 1957-58 में भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज की। क्वेश्चन नंबर 4 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है अब्दुल्लागंज रायसेन में। अब्दुल्लागंज रायसेन में है। अगर हम बात करें भीमबेटका में, तो भीमबेटका में लगभग 700 से अधिक रॉक शेल्टर्स हैं और उन 700 में से 500 जो रॉक शेल्टर्स हैं उनमें आज भी चित्रकला मौजूद है और इन चित्रकलाओं में शिकार, नृत्य, युद्ध और धार्मिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है। अगर हम और कुछ साक्ष्य माने महाकाव्य काल की बात करें तो भीमबेटका का नाम महाभारत के भीम से जुड़ा जाता है। और अगर हम बात करें तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने उज्जैन में कला भवन की स्थापना की थी और कला भवन की स्थापना इन्होंने की थी 1953 में। 1953 में इन्होंने कला भवन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनु आभान की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनु आभान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर हम बात करें तो ये मनुआभन की टेकरी भोपाल में स्थित है। और बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो वह कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जिसे वाराह मिहिर का जन्म स्थल माना जाता है? तो वाराह मिहिर का जन्म स्थल कायथा को माना जाता है। अब वाराह मिहिर कौन है? तो वाराह मिहिर एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे।
इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, इनकी कुछ लिखी हुई किताबों के नाम हैं। अब अगर हम बात करें कायथा की, तो कायथा क्या है? तो कायथा एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। कायथा उज्जैन के निकट काली सिंध, ये काली सिंध नदी के किनारे है, काली सिंध नदी के किनारे है ये कायथा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा वराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो वराह मिहिर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ताम्र पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जोरवे, ये महाराष्ट्र में स्थित ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, ये महाराष्ट्र में है। मनौती और आवरा, मनौती और आवरा ये दोनों हैं मंदसौर में, ये दोनों मंदसौर में हैं। मनौती और आवरा मंदसौर में है। और जो कायथा है ये उज्जैन में है, कायथा उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नाबदा टोली है। नाबदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया? तो नाबदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया है? तो नाबदा टोली का जो उत्खनन है यह कराया गया है HD सांकलिया के द्वारा, HD सांकलिया के द्वारा। अब कब ये नाबदा टोली है कहाँ पर? नाबदा टोली कहाँ है? तो नाबदा टोली है खरगोन में, ये है खरगोन में। तो नाबदा टोली कहाँ है? खरगोन में है। और कब खोजा था? तो इन्होंने खोजा था 1952-53 में। तो नाबदा टोली का उत्खनन हुआ था 1952-53 में HD सांकलिया द्वारा। और ये स्थल कहाँ है? ये खरगोन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो महेश्वर, HD सांकलिया, नागदा, SR बनर्जी। अभी हमने पढ़ा नाबदा टोली, तो नाबदा टोली की खोज की है HD सांकलिया ने, MD खरे ने नहीं की है। एरड़ की खोज KD वाजपेयी ने की है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? नाबदा टोली, क्योंकि नाबदा टोली की खोज किसने की है? HD सांकलिया ने, HD सांकलिया ने की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कायथा भी है, नाबदा टोली भी है, एरड़ भी है, इनाम गांव नहीं है। तो इनाम गांव ये महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। कायथा उज्जैन में है, नाबदा टोली खरगोन में है, एरड़ सागर में है। तो कायथा ये है उज्जैन, नाबदा टोली खरगोन, एरड़ सागर में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक शैल चित्र किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थल है चतुर्भुज नाला, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल है, ये है मंदसौर जिले में, ये मंदसौर जिले में स्थित है। और मंदसौर जिले में भी ये भानपुरा तहसील में, भानपुरा तहसील में आता है। कहाँ पर है ये? भानपुरा तहसील है एक मंदसौर में, वहाँ पर ये स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नर्मदा नदी का सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नर्मदा नदी के बारे में सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें सबसे पहले नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, और वहाँ पर नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है, रेवा के नाम से इसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम है मंधाता। महिष्मती है खरगोन का नाम, प्राचीन नाम खरगोन का है। कांकड़ा ये सांची का प्राचीन नाम है।
नलपुर है ये शिवपुरी का प्राचीन नाम, तो नलपुर है शिवपुरी का प्राचीन नाम। काकड़ा ये सांची का प्राचीन नाम है। और मंधाता तो अभी हम देखा ओमकारेश्वर का। और महेश्वती ये नाम है खरगोन का प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता? अभी हमने इसको देखा, तो अमरकंड ओमकारेश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बघेलखंड का प्राचीन नाम है कारुष। तो कारुष प्राचीन नाम है बघेलखंड का। इसके अलावा हम अगर बात करें सुक्तिमती, तो ये है बुंदेलखंड का नाम प्राचीन। तो सुक्तिमती है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। और महिष्मती तो खरगोन का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन नाम, ये मैकल है। मैकल से निम्न किस क्षेत्र का बोध होता है? तो मैकल है अमरकंटक का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज के राजा थे? तो चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज के राजा थे? तो ये थे अवंती के। तो चंड प्रद्योत थे वो अवंती के प्राचीन राजा थे। अब ये चंड प्रद्योत कौन थे? तो चंड प्रद्योत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के ये समकालीन राजा थे। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे। और राजा बिंबिसार के जो वैद्य थे, जीवक ने इनका इलाज किया। तो इनका इलाज किसने किया था? इनका इलाज किया था जीवक ने। इनका इलाज जीवक ने किया था, जो बिंबिसार का राजवैद्य था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है? तो अवंती राष्ट्र उज्जैन को ही कहा जाता है, कलिंग तोसली को कहा जाता है, प्राची पाटलिपुत्र को कहा जाता है। लेकिन उदीच्य की बात करें तो उदीच्य ये उत्तर दिशा के प्रदेश को कहा गया है। उदीच्य किसको कहा गया है? उदीच्य कहा गया है उत्तर दिशा के प्रदेश को। जो सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी कहा गया है कर्नाटक क्षेत्र को, जो कि दक्षिण भारत में है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? ए नंबर। 23 नंबर देखें, काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? तो काकनाद का आधुनिक नाम है सांची। तो सांची के बहुत सारे नाम हैं। इसको वेदिस गिरी, चेतिया गिरी, काकड़ा, काकनबोट, बोट श्री पर्वत, बहुत सारे इसके नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? अभी हमने देखा काकनाद। काकनाद इसका प्राचीन नाम है। दसपुर मंदसौर का नाम हो गया, बेतरवती हो गया, बेतवा का, बेसनगर को विदिशा कहते हैं। 25 नंबर देखें, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंगों के जो पूर्वज थे वो उज्जैन के मूल निवासी थे। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें हम, उस यूनानी राजदूत का क्या नाम था? उस यूनानी राजदूत का क्या नाम था जिसने वेसनगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की? तो इसका आंसर है हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस कौन था? तो हेलियोडोरस तक्षशिला का राजा एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस का ये राजदूत था, जो कि शुंग वंश के 9वें राजा, ये हेरोडोटस कब आया था? ये शुंग वंश के 9वें राजा के शासनकाल में आया था।
क्वेश्चन नंबर 27 है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो मालव संवत कृत संवत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? तो मगध मौर्य के बाद आए शुंग, और शुंग के बाद आए थे सातवाहन वंश। तो मध्य प्रदेश में शुंग के बाद आया था सातवाहन वंश। और अगर हम बात करें सातवाहन की, तो सातवाहन जो वंश है सातवाहन वंश, और इसका एक शासक था जिसका नाम है शिमुख। ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, तृतीय शताब्दी ईसा में बोधिवंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र में था? तो बोधिवंशी राजाओं का अधिकार था त्रिपुरी में। त्रिपुरी को जबलपुर भी कहा जाता है, जबलपुर का पुराना प्राचीन नाम था। 30 नंबर देखें, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तुरंत द्वार पर अशोक एवं उनकी दोनों रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है सांची। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सम्राट अशोक के अभिलेख सांची में से भी प्राप्त हुए हैं, गुजरात से भी प्राप्त हुए हैं, और सागर पनगरिया से प्राप्त हुए, लेकिन सागर से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो सागर से अशोक के शिलालेख नहीं प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखें 33, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें आम्रका देव का उल्लेख मिलता है। तो आम्रका देव का उल्लेख मिलता है, जो क्या था, जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे। 34 नंबर है, भरहुत स्तूप का विकास किस काल में हुआ? तो भरहुत स्तूप का विकास की अगर बात करें तो इसका जो विकास हुआ था वह हुआ था शुंग काल में। इसका जो विकास हुआ था ये हुआ था शुंग काल में। तो इसका आंसर है शुंग काल। शुंग काल में इसका विकास हुआ था। अगर हम बात करें भरहुत स्तूप है कहाँ पर, तो भरहुत स्तूप ये है ये है मैहर ज़िले में। प्रेजेंट में ये मैहर ज़िले में है। मैहर ज़िले के उचहरा तहसील में ये आता है। और इसकी खोज किसने की सबसे पहले? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में। क्वेश्चन 35 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, अशोक। 36 नंबर, तुमैन अभिलेख किस जिले में स्थित है? तुमैन अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो तुमैन जो है ये क्वेश्चन आ चुका है एपी में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आया था। तो ऑप्शन में गुना था, तो गुना इसका आंसर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में गुना से अलग हो चुका है अशोकनगर, नया ज़िला बन चुका था 2003 में। तो अशोकनगर में तुमैन अभिलेख स्थित है। अगर ऑप्शन में गुना के साथ अशोकनगर भी दे रखा है तो फिर अशोकनगर ही इसका उत्तर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भूमरा प्रसिद्ध है। तो
तो भूमरा किस लिए प्रसिद्ध है? भूमरा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर है शिव मंदिर। भूमरा में है शिव मंदिर। अब ये जो भूमरा का शिव मंदिर है, कहाँ है भूमरा? ये सतना जिले में है। भूमरा सतना जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ है। यह नागर शैली में बना है। कौन शैली में बना है? ये नागर शैली। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो भूमरा प्रसिद्ध है। ये शिव मंदिर सतना जिले में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया? तो फाहियान है जिसने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया था। तो ये फाहियान कौन है? तो फाहियान एक चीनी यात्री था। ये चीनी यात्री था फाहियान। और क्वेश्चन नंबर 39 देखें, कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम ग्रंथ किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव पार्वती को समर्पित ग्रंथ है। तो कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं हैं। कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं हैं। तो उनके कुछ नाटक हैं। तो नाटक की अगर हम बात करें तो उनके नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और उनके महाकाव्य की बात करें तो उनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। उनके कुछ खंड काव्य भी हैं। तो खंड काव्य में मेघदूतम हो गया और ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, मालती माधव की रचना किसने की? तो मालती माधव की रचना की थी भावभूति ने। अब अगर हम बात करें भावभूति के, तो भावभूति की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे महावीर चरित्र, इनकी महावीर चरित्र है, मालती माधव हो गई, और एक उत्तर रामचरित्र। इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। 41 देखें, उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन एवं बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण है। सबसे प्राचीन, तो उदयगिरी की सबसे प्राचीन मंदिर की बात, मूर्ति शिल्प की बात है तो वराह अवतार की है। तो वराह अवतार ये है गुफा नंबर 5 संबंधित। ये गुफा नंबर 5 से संबंधित है। ये उदयगिरी गुफाएं संबंधित किससे हैं? तो उदयगिरी गुफाओं में शैव, वैष्णव एवं जैन धर्म से इसका संबंध है। तो इसमें जो गुफा नंबर 1 है, गुफा नंबर 1 का निर्माण करवाया था रामगुप्त ने गुफा नंबर 1 का निर्माण करवाया, और गुफा नंबर 20 का निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने। तो उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन और बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण है वराह अवतार, जो कि गुफा नंबर 5 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, निम्न में से किस पर्यटन स्थल में वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो वराह की प्रतिमा आशापुरी से प्राप्त होती है। अब आशापुरी कहाँ है? तो आशापुरी ये रायसेन में स्थित पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 43 है, परिव्रजक वंश किस स्थान संबंधित है? तो परिव्रजक वंश किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है बुंदेलखंड से। अब ये परिव्रजक जो वंश है ये गुप्त काल के समकालीन है, और इस वंश ने पन्ना क्षेत्र में राज्य किया है। और परिव्रजक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था हस्तिन। 44 नंबर है, गुप्त संवत 156 के खो अभिलेख में उल्लेखित महाराजा हस्तिन का संबंध किस वंश से है? अभी हमने पढ़ा परिव्रजक वंश से।
45 नंबर है पृथ्वी, ये पुत्तुवर्धन पत्थुवर्धन है इसका जो है, पृथ्वीवर्धन नहीं है, पत्थुवर्धन, जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था? तो ये था शैल वंश का। क्वेश्चन नंबर 46 है वाकाटक महाराज प्रवर सेन द्वितीय का ताम्रपत्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह सिवनी में प्राप्त हुआ है, सिवनी में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन सा युग में सही नहीं है? तो तिगवा में विष्णु मंदिर है, नचना कुठार, नचना खरवई, तो खरवई है ये जो है यहाँ पर, ये खरवई है, खरवई, तो खरवई में प्रगति हाल शैलचित, ये भी सही है। नचना कुठार, ये कुतारा लिखा है, नचना कुठार में पार्वती मंदिर है, ये भी सही है। भूमरा में रामगुप्त अभिलेख नहीं है, भूमरा में शिव मंदिर है, तो ये गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 है औलिकर राजवंश किस स्थान से संबंधित है? औलिकर राजवंश किस स्थान से संबंधित है? तो औलिकर राजवंश दसपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? तो मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। क्वेश्चन नंबर 50 देखें हुड नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था? तो यशोधर्मन का संबंध था औलिकर वंश से। और ये जो यशोधर्मन है इसने हूणों को हराया था, इसने हूणों को पराजित किया था, हूणों को पराजित करने वाला ये राजा था। क्वेश्चन नंबर 51 है हूण शासक मिहिर कुल औलिकर वंश के शासक के द्वारा पराजित हुआ। किसके? हूण शासक मिहिर कुल औलिकर वंश के शासक द्वारा पराजित हुआ। तो किस शासक द्वारा पराजित? ये यशोधर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है रेशम बुनकरों की जानकारी की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका आंसर दसपुर शिलालेख है। और जो दसपुर शिलालेख है इसको दुनिया का पहला विज्ञापन कहा जाता है। और इसी अभिलेख में, जो दसपुर अभिलेख है, इसी में यह कहा गया है कि कुमारगुप्त कहा गया है कि कुमारगुप्त संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा था। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है? तो तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है, तो किस में मिलता है? तो ये मिलता है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, जिसको दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखें कुमारगुप्त और बंधु वर्मन ने के दसपुर शिलालेख के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख रेशम बुनकरों द्वारा किया गया है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का सबसे पुराना उदाहरण, बिल्कुल सही है। यह दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा, ये भी सही है। इसे भावभूति ने लिखा था, ये गलत है, इसे लिखा था वत्स भट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 56 है किस ऐतिहासिक शिलालेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है, अभी हमने देखा है मंदसौर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करवाया था? तो हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने करवाया था? तो इसका आंसर है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग कौन था? दंतिदुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 58 है राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग ने उज्जैन में किस महादान को संपन्न किया था? तो इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 59 है यशोधर्मन के सांची शिलालेख के लेखक कौन थे? सौदनी, ये
सांची शिलालेख गलत है, यहाँ पर ये सांची नहीं है, ये है सौधनी शिलालेख, सौधनी शिलालेख। तो यशोधर्मन के सौधनी शिलालेख के लेखक कौन थे? सौधनी शिलालेख के लेखक कौन थे? तो वासुल कवि थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है कोकल। तो कोकल कौन थे? तो कोकल प्रथम को त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिलीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है, किसे प्राप्त है? तो ये है गंगेयदेव को प्राप्त है। तो कलचुरी राजाओं में सबसे पहले सिक्का चलाने का श्रेय दिया जाता है गंगेयदेव को, गंगेयदेव को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेयदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है? तो इसका आंसर है अल बरूनी, अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राचीन काल में दाहल दहला का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो अभी दाहल क्षेत्र कहलाता है जबलपुर। और इस क्षेत्र का वर्णन किया है अल बरूनी ने, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उज्जैनी भुजंग, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। तो जो युवराज देव प्रथम है इनको कयूर वर्ष भी कहा जाता है। तो राजशेखर ने अपने नाटक सिद्धशाल भंजिका में युवराज देव को उज्जैनी भुजंग कहा है। तो राजशेखर ने सिद्धशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? अभी हमने देखा है कयूर वर्ष युवराज देव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 66 है, विदशाल भंजिका के लेखक कौन थे? तो राजशेखर ने लिखा था विदशाल भंजिका। इसके अलावा उनकी एक और नाटक है काव्य मीमांसा। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा, सिद्धशाल भंजिका, विदशाल भंजिका, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। और सिद्धशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा है राजशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो काव्य मीमांसा लिखी गई है, विदशाल भंजिका भी लिखी गई है, विदशाल भंजिका भी लिखी गई है, कपूर मंजरी भी लिखी गई है, लेकिन प्रबंध चिंतामणि नहीं लिखी गई है। ये जो प्रबंध चिंतामणि है ये लिखी है मेरुतांगचार। प्रबंध चिंतामणि को लिखा है मेरुतांगाचार्य ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था? तो कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार है उनका मूल स्थान था उज्जैन। तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 69 है, जेजाक भुक्ति का संस्थापक कौन था? तो जेजाक भुक्ति का संस्थापक था नन्नुक। और जेजाक भुक्ति ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है।
क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रतिहारों के पतन के पश्चात जजाक भुक्ति में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? तो इसका आंसर है चंदेल। क्वेश्चन नंबर 72 है, चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रेल, चंदेल नहीं है इसका, इसे चंद्रेल, चंद्रेल। तो चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो चंदेल शब्द का जो प्रयोग है ये हुआ है दुधई शिलालेख में, दुधई शिलालेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 है, खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए हैं? तो 1950 से 150 AD में। 74 है, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है चंदेल। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो चंदेलों ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कांदेरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है खजुराहो में, कांदेरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में स्थित। अगर हम बात करें कांदेरिया महादेव को किसने बनवाया? तो कांदेरिया महादेव मंदिर को बनवाया था विद्याधर ने। इसके निर्माता कौन है? विद्याधर ने कांदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। राजा धंग ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था और राजा गंड ने जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? तो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण तो ये करवाया था, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने। तो यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि जो धंग है इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। जो विद्याधर है इन्होंने करवाया था कांदेरिया महादेव मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 78 है, चंदेल शासक विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया? तो महमूद गजनवी का इन्होंने प्रतिरोध किया था विद्याधर ने। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी? तो प्रयाग के संगम में राजा धंग ने जल समाधि ली थी। अब जो धंग देव है इनको महाराजाधिराज की उपाधि उपाधि धारण की थी। इन्होंने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये जजाक भुक्ति के चंदेल थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया? तो चेदी नरेश कर्ण को किसने परास्त किया था? तो कीर्तिवर्मन ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय लिखी गई? तो शासक थे कीर्तिवर्मन। किसने लिखा था प्रबोध चंद्रोदय? तो लिखा था कृष्ण मिश्र ने लिखा था प्रबोध चंद्रोदय, और ये एक संस्कृत नाटक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रसिद्ध चंदेल सेनानायक आल्हा व उदल किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में थे ये दोनों। अब ये जो आल्हा उदल कौन है? आल्हा उदल चंदेल वंश के वीर योद्धा थे और ये चंदेल राजा परमार्दी देव के
सेना नायक थे। इनका संबंध था बुंदेलखंड के महोबा राज्य से। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 84 है, परमाल रासो की रचना किसने की? तो परमाल रासो की रचना की थी जगनीक ने। तो जगनीक ने आल्हा खंड की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, बुंदेलखंड का आल्हा खंड काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो ये है जगनीक की रचना। 86 है, आल्हा खंड के लेखक कौन है? तो जगनीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम था? तो मनिया देवी नाम था। क्वेश्चन नंबर 88 है, मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। क्वेश्चन नंबर 89 है, मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो उसका था भोज। अगर हम भोज की बात करें तो भोज परमार वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी धारनगरी को बनाया था। इन्होंने टोटल 84 ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की थी। भोजपुर में शिव मंदिर की स्थापना की थी। तो इनका सबसे चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की और भोजपुर में शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने कराई थी? तो धार में शारदा सदन की स्थापना राजा भोज। इस क्वेश्चन को पीएससी ने डिलीट किया है, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखी थी? तो ये राजा भोज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो उपेंद्र भी हैं। कौन नहीं है? तो उपेंद्र भी हैं, राजा मुंज भी हैं, गंगायादेव नहीं है। गंगायादेव कलचुरी शासक था। गंगायादेव कौन है? तो गंगायादेव थे कलचुरी शासक। ये कलचुरी शासक हैं। ये कलचुरी शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, राजा भोज की राजधानी थी। तो इनकी राजधानी थी धारानगरी। क्वेश्चन 94 है, पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? तो पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे सिंधुराज एवं वाक्यपति मुंज। अब ये जो पद्मगुप्त ने इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नव सहसांग चरित्र। इनकी एक रचना है नव सहसांग चरित्र। 95 है, नव सहसांग चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो ये है सिंधुराज के जीवन पर आधारित। और लिखा किसने है इस रचना को? ये लिखा है पद्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। धनपाल संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के विद्वान थे। उन्होंने जैन धर्म से प्रेरित होकर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। तिलक मंजरी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। 97 देखे, भविष्य कथा के लेखक कौन थे? भविष्य कथा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे धनपाल। क्वेश्चन नंबर 98 है, वीर मित्रोदय के लेखक कौन है? वीर मित्रोदय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मित्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? तो सास बहु मंदिर का निर्माण हुआ था पूर्ण महिपाल के शासनकाल में। और ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो यह मंदिर है ग्वालियर किले के अंदर है। ग्वालियर किले के अंदर स्थित है। और ये
नागर शैली में बना हुआ मंदिर है? ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन। सास बहू के मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था महिपाल ने। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने MPPSC हिस्ट्री के पुराने PYQ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, हमने उनके सल्यूशन भी देखे और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के फिर से जो क्वेश्चन बचे हैं, अभी कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे। तब तक इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। पर ये वीडियो आपके काम की है। तब तक के लिए धन्यवाद।